प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर रहे थे और उसमें विदेश नीति का अध्ययन हमने पिछले दिन किया। वह है कूटनीति या जिसे आजकल की भाषा में राजनय भी कहा जा रहा है और अंग्रेजी में इसे डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसे डिप्लोमेसी क्यों कहा जाता है, किस आधार पर इसका नाम डिप्लोमेसी पड़ा, इसका कहाँ से यह अर्थ निकला, इसको, इसकी परिभाषाओं को और इसकी विशेषताओं, इसके अतिरिक्त जो पुरानी कूटनीति है और वर्तमान में जो कूटनीति के अर्थ निकलते हैं, इस सब का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो। सामान्य शब्दों में राष्ट्रों या राष्ट्र समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा किसी मुद्दे पर चर्चा एवं वार्ता करने की कला या अभ्यास को ही राजनय, डिप्लोमेसी या कूटनीति कहा जाता है। आज वैज्ञानिक युग है और इस वैज्ञानिक युग के में आप जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र अलग थलग नहीं रह सकता और राष्ट्रों को आपस में पारस्परिक संबंधों को जोड़ना आवश्यक हो गया है। इन संबंधों को जोड़ने के लिए दूसरे राष्ट्रों में संबंधों को स्थापित करने के लिए भेजते हैं, जिन्हें कि हम राजदूत भी कहते हैं। और ये व्यक्ति अपनी योग्यता, बुद्धिबल, कुशलता और कूटनीति के माध्यम से ही दूसरे राष्ट्रों से मित्रवत या शत्रुवत, वैसे शत्रुवत व्यवहार हम किसी भी राष्ट्र के साथ नहीं करना चाहते हैं, हम प्रत्येक राष्ट्र के साथ मित्रवत व्यवहार ही करना चाहते हैं। किंतु अगर राष्ट्र को मित्र बनाना है तो ये मित्रवत व्यवहार करते हैं और शत्रु राष्ट्रों से शत्रुवत व्यवहार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ की खुफिया बातों को, वहाँ की जानकारी, तो शत्रुवत व्यवहार शत्रु राष्ट्रों के साथ किया जाता है इनके माध्यम से। प्राचीन समय में कूटनीति का अर्थ सौदे में लेन देन या फिर चातुर्य, छल कपट, धोखाधड़ी आदि से क्या है लगाया जाता था। जैसे जो व्यक्ति कम मूल्य देकर अधिकाधिक लाभ अपने देश के लिए या अपने लिए कमा लेता था, इस ऐसे व्यक्ति को ही क्या है कुशल कूटनीतिज्ञ कहा जाता था। और आज भी लगभग आप आम भाषा में ऐसे व्यक्तियों को कूटनीतिज्ञ शब्द का प्रयोग होते हुए सुनते भी होंगे। किंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर सिर्फ ऐसे छल कपट करने वाले को ही कूटनीतिज्ञ नहीं कहा जाता, बल्कि इस शब्द का प्रयोग दो राज्यों में शांतिपूर्ण समझौते के लिए किया जाता है और डिप्लोमेसी के लिए हिंदी में है। अंतर्राष्ट्रीय जगत एक परिवार के समान बन गया है। परिवार के सदस्यों में प्रेम, सहयोग, सद्भावना तथा मित्रता का संबंध जोड़ना एक कुशल राजनयज्ञ या कूटनीतिज्ञ का वर्तमान में कार्य बन गया है। आइए देखते हैं डिप्लोमेसी शब्द का शाब्दिक अर्थ कि कहाँ से ये डिप्लोमेसी शब्द अस्तित्व में आया। तो जो ये राजनय शब्द या कूटनीतिक शब्द है, अंग्रेजी भाषा के डिप्लोमेसी का हिंदी रूपांतरण है। डिप्लोमेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डिप्लाउन, DIPLOUN, डिप्लाउन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मोड़ना, ये डिप्लाउन है, जिसका अर्थ मोड़ना अथवा दोहरा करना। जैसे आप किसी चीज़ को मोड़ लेते हैं, कागज मोड़ते हैं, दोहरा करना उसे भी मोड़ना भी कह सकते हैं, पर जैसे कपड़ों को दोहरा किया जाता है या आपका
जब आप सुबह उठते होंगे कंबल को फोल्ड करते हैं तो दोहरा किया है, सिर्फ 2 फोल्ड अगर किए जा रहे हैं, 1 फोल्ड, तो उसको दोहरा करना, तो उसको इस प्रकार इसका अर्थ था डिप्लाउन का दोहरा करना या मोड़ना। ग्रीक राज्यों के पतन के बाद रोमन साम्राज्य का विकास हुआ और रोमन साम्राज्य में पासपोर्ट एवं सड़कों पर चलने की अनुमति पत्र आदि दोहरे करके सील किए जाते थे, यानी कि उनको एक बार फोल्ड किया और उसके बाद उनको सील कर दिया जाता था। ये पासपोर्ट तथा अनुमति पत्र धातु के पत्रों पर खुदे रहते थे, यानी कि किसी न किसी धातु के पत्रों पर ये क्या है, खुदे रहते थे, आज की तरह। रहे हैं इनको, उन जो ये अनुमति पत्र होते थे इनको डिप्लोमा कहा जाता था। धीरे धीरे डिप्लोमा शब्द का प्रयोग सभी सरकारी कागजातों के लिए होने लगा और विदेशियों के विशेषाधिकार अथवा उन्मुक्ति एवं विदेशी संधियों संबंधी कागजात भी डिप्लोमा कहे जाने लगे। जब इन संधियों की संख्या धीरे धीरे अधिक होने लगी तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जाने लगा। ये स्थान, जिस स्थान पर उन्हें रखा जाता था, राजकीय अभिलेखागारों के नाम से जाने जाने लगे। इन राजकीय अभिलेखागारों के डिप्लोमाज की संख्या बढ़ने पर उनको छांटकर अलग करने और उनकी देखभाल करने के लिए क्या है, अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ी और इन नियुक्त कर्मचारियों को राजनयिक कृत्य कहा गया, यानी कि डिप्लोमेटिक बिजनेस इसे कहा गया। धीरे धीरे इस कार्य व्यापार के लिए डिप्लोमेसी शब्द प्रयुक्त होने लगा। तो जो ये डिप्लोमेसी या राजनयिक या कूटनीति शब्द है, इस प्रकार इसका अस्तित्व आया। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। बहुत विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसकी परिभाषा की है, क्योंकि प्राचीन काल में राजनय या डिप्लोमेसी या कूटनीति की अलग परिभाषाएं थी और वर्तमान समय में इसकी परिभाषा में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। तो राजनय शब्द का प्रयोग विचारकों द्वारा अनेक अर्थों में किया गया है। हेरल्ड निकल्स भारतीय राजनय पड़ोसी देशों में सफल नहीं रहा, क्योंकि विदेश नीति के समान अर्थक जैसा भी यह लगता है, किंतु विदेश नीति और राजनय में बहुत अधिक अंतर है। कभी इस शब्द द्वारा संधि वार्ता को इंगित किया जाता था। उदाहरण स्वरूप इस समस्या को राजनय या कूटनीति द्वारा सुलझाया जा सकता है। राजनय संधि वार्ता की प्रक्रिया एवं यंत्र को भी क्या है, इंगित करता है। कभी कभी विदेश सेवा की एक शाखा को राजनय कह दिया जाता है। विदेश सेवा जो है उसकी एक शाखा को राजनय या कूटनीतिज्ञ कह दिया जाता है। राजनय को अंतर्राष्ट्रीय संधि वार्ता करने का अमूर्त गुण या कुशलता भी मान लिया जाता है। इसका सबसे दूषित प्रयोग वह है जब इसे एक कपटतापूर्ण कार्य अर्थ में लिया जाता है, यानी कि किसी के साथ कपट करना, उसको भी क्या है, कभी कभार कूटनीति या राजनय शब्द अब वर्तमान में प्रयोग हो रहा है, वरना कूटनीति उसे प्रयोग में ले लिया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजनय शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं या किए गए हैं, और इससे पाठक के मन में क्या है, भ्रम भी उत्पन्न होता है। और कहा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र विषय में या राजनीति विज्ञान विषय में सबसे अधिक अगर कोई शब्द भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाला है तो वह राजनय ही है। और इस संबंध में ऑर्गेन्स्की महोदय ने कहा है कि कुशलता, चतुराई एवं परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं कहा जा सकता।
राजनय विदेश नीति के समकक्ष भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि राजनय क्या है, विदेश नीति के बराबर नहीं है, विदेश नीति से काफ़ी छोटा है और विदेश नीति का एक अंग कहा जा सकता है। यह विदेश नीति का एक ऐसा अंग है जो उसकी रचना और क्रियान्विति में क्या है, सक्रिय योगदान देता है। आप कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑर्गेन्स्की महोदय की परिभाषा। इन्होंने कहा है राजनय दो अथवा दो से अधिक राष्ट्रों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली संधि वार्ता की प्रक्रिया को इंगित करता है। तो बहुत साधारण शब्दों में ऑर्गेन्स्की महोदय ने अपनी परिभाषा दी है कि दो अथवा दो से अधिक राष्ट्रों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली संधि वार्ता की प्रक्रिया को इंगित करता है। इसे राजनय या कूटनीति कहा जाता है। सर अर्नेस्ट सेंटो के अनुसार राजनय स्वतंत्र राज्यों की सरकारों के बीच अधिकारों संबंधों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग है। तो इन्होंने भी बहुत साधारण शब्दों में अपनी परिभाषा को परिभाषित करने की कोशिश की है कि राजनय स्वतंत्र राज्यों की, राज्य क्या है जो स्वतंत्र होंगे वही क्या है दूसरे राष्ट्रों के साथ ऐसे कूटनीतिक या राजनीतिक संबंध रख सकते हैं। स्वतंत्र राज्यों की सरकारों के बीच अधिकारों संबंधों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग है। और इस संबंध में जब ये परिभाषा दी तो पामर और पार्किंस का महोदय का कहना है कि यह जिज्ञासा प्रकट की है कि यदि राज्यों के राजनय दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों के मध्य स्थित संबंध है, तदनुसार प्रत्येक राज्य बुद्धि, कुशलता एवं चातुर्य का प्रयोग करता है। कर भी सकता, अगर नहीं भी करता है तो संबंध, अगर वो बुद्धि का प्रयोग करने में असफल है तब भी क्या है उसे राजनय तो कहा ही जाएगा, क्योंकि राजनयिक वो आपस में क्या है वार्ता तो कर ही रहे हैं और बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरा जो राष्ट्र होगा वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा होगा। एक सफल होगा बुद्धि का प्रयोग करने में और एक असफल होगा। ऐसी अधिकांश क्या है संभावनाएं रहती हैं। उसके पश्चात के.एम. पनिक्कर महोदय की परिभाषा है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त राजनय अपने हितों को दूसरे देशों से अग्रिम रखने की क्या है एक कला है। क्विंसी राइट महोदय ने दो अर्थों में राजनय की परिभाषा की है या कूटनीति की परिभाषा की है। पहला है लोकप्रिय अर्थ और दूसरा है विशेष अर्थों में। लोकप्रिय अर्थों में किसी संधि वार्ता या लेन देन में चातुर्य, धोखेबाजी एवं कुशलता का प्रयोग। अपने विशेष अर्थ में यह संधि वार्ता की वह कला है जो युद्ध की संभावनापूर्ण राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको देखिएगा। जो युद्ध की संभावनापूर्ण राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, तो युद्ध के स्थान पर जो मिनिमम ऑफ कॉस्ट का अर्थ होता है जो कम कीमत, राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो जो युद्ध की संभावनापूर्ण राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके के स्थान पर आना चाहिए विशेष अर्थ में जो कम कीमत पर संभावनापूर्ण राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो इसको आप क्लियर कर लेना। उसके पश्चात समस्त परिभाषाओं को देखने के पश्चात जो कुंसी राइट की परिभाषा है उसमें खास बात यह है कि लोकप्रिय अर्थ में राजनय को ऐसी संधि वार्ता माना गया है जो दबाव पर नहीं वरन क्या है समझाने, बुझाने या समझौते पर आधारित रहती है। इसके विशेष अर्थ में राजनीतिज्ञों को राष्ट्रीय हित के प्रति भक्तिपूर्ण माना गया है। राजनीति शास्त्र में राजनय का लोकप्रिय अर्थ लागू नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनय केवल वही कार्य करता है जहां दबाव की संभावनाएं रहती है। राजनय द्वारा इन संभावनाओं को दबाया जाता है
राजनय का उद्देश्य समझौते करना है और समझौते केवल वही किए जाते हैं जहां कुछ असहमतियां होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं समझौते सिर्फ और सिर्फ वही किए जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहां दो राष्ट्रों या राष्ट्र समूहों के मध्य क्या होता है, असहमतियां होती हैं। और असहमतियां ऐसी होनी चाहिए जिनमें वार्ता द्वारा सहमति कायम की जा सके। पूर्ण सहमति के क्षेत्रों में राजनय क्या है, अप्रासंगिक है। जहां राष्ट्र पूर्ण सहमति की स्थिति में है वहां हमको राजनय की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तथा पूर्ण असहमति के क्षेत्रों में भी क्या है, राजनय की या कूटनीति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रेगला के अनुसार राजनय शब्द काफी दुरुपयोग हुआ है। असल में राजनय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अनेक क्रियाएं क्या है, शामिल हो जाती है। तो ये तो थी राजनय शब्द की परिभाषाएं, और इस प्रकार विभिन्न विचारकों ने क्या है, राजनय की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, और सभी परिभाषाएं क्या हैं, हम देख रहे हैं पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। कहीं ना कहीं किसी हर परिभाषाओं में कुछ ना कुछ कमी हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि समय तथा परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ क्या है, राजनय या कूटनीति का अर्थ भी बदलता रहा है और बदलता रहता है। अनेक विचारकों ने राजनय को केवल एक व्यवसाय ही नहीं वरन एक कला भी माना है। अधिकांश सरकारें अपने हितों की प्राप्ति एवं अभिवृद्धि के लिए इसे अपनाने लगी है, किसे, कूटनीति को। और कूटनीति धीरे धीरे शांति का क्या है, एक प्रभावशाली साधन बनता जा रहा है। शुरू में राज्य असीमित शक्तियों से संपन्न होते थे, या प्राचीन काल में राज्य असीमित शक्तियों से संपन्न थे। इस कारण राजनय आज्ञा को क्या है, संप्रभु माना जाता था। जैसे कूटनीतिज्ञ आज्ञा तो क्या हो सकता है, जैसे कूटनीतिज्ञ सुझाव देते थे उनको क्या है, संप्रभु मान लिया जाता था। उन्हें कार्य करने की क्या है, पर्याप्त स्वतंत्रता सौंपी जाती थी। इस स्वतंत्रता का अन्य कारण यह था कि उस समय संचार में द्रुतगामी साधनों का क्या था, अभाव था। किंतु 19वीं शताब्दी के पश्चात राजनीतिकों की यह व्यवस्था व्यापक स्वतंत्रता क्या है, सीमित होने लगी। पहले के मुकाबले ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है, पर पहले के मुकाबले क्या है, उनकी स्वतंत्रताओं में बहुत अधिक कमी कर दी गई है, क्योंकि आजकल क्या है, संचार के तीव्रगामी साधनों की व्यवस्था है और राजनीतिकों की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है, या राजदूतों की। भले राजनीतिक और राजदूतों में क्या है, फिर अंतर आता है। सॉरी। अब राजनयिक या कूटनीतिक के अर्थ और परिभाषाओं को करने के पश्चात इसकी कुछ विशेषताएं निकलकर सामने आती है, तो उन विशेषताओं को हम देख लेते हैं। पहली विशेषता कूटनीति की है कि राजनय या कूटनीति एक मशीन की भांति अपने आप में नैतिक अथवा अनैतिक नहीं है। इसका मूल्य इसके प्रयोग करने वाले के अभिप्रायों व योग्यताओं पर निर्भर करता है। कूटनीति को हम गलत या सही नहीं कह सकते हैं। कहने का अर्थ यह है, कूटनीति क्या है, जो व्यक्ति उसको प्रयोग कर रहा है वो किस प्रवृत्ति का है, किस मानसिकता का है, वैसे ही क्या है, कूटनीति का प्रयोग वह व्यक्ति करेगा। उसके पश्चात दूसरी विशेषता है, राजनय का संचालन विदेश कार्यालयों, दूतावासों, दूत कर्मों, वाणिज्य दूतों एवं विश्वव्यापी विशेष मिशनों के माध्यम से क्या है, किया जाता है। तीसरी विशेषता है कि राजनय मूल रूप से द्विपक्षीय है, यह राष्ट्रों के मध्य संबंधों का नियमन करता है। राजनय में द्विपक्षीय तो नहीं कहा जा सकता, राजनय क्योंकि बहुपक्षीय भी हो सकता है, पर राजनय क्या है, एक पक्षीय। आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, क्षेत्र प्रबंधों
एवं सामूहिक सुरक्षा प्रयासों के बढ़ जाने के कारण राजनय के क्या है, बहुपक्षीय रूप का महत्व बढ़ गया है। जैसे मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको कि राजनय क्या है, बहुपक्षीय आज होने लगे हैं। और अंतिम और पांचवी विशेषता है कि राजनय राष्ट्रों के बीच साधारण मामलों से लेकर शांति और युद्ध जैसे बड़े बड़े सभी मामलों पर क्या है, विचार करता है। जब यह संबंध टूट जाते हैं तो युद्ध या कम से कम एक बड़े संकट का खतरा क्या है, पैदा हो जाता है। तो राजनय के माध्यम से क्या है, ऐसे युद्ध के खतरों से बचने का क्या है, प्रयास किए जाते हैं। निकलसन का यह कहना ठीक है कि युद्ध आरंभ होने पर क्या है, राजनयिक कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद राजनयिक कार्यों की हमको आवश्यकता कम पड़ती है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि निकलसन महोदय ने ये पिछले क्या है, प्राचीन समय में भी तो नहीं कह सकते, पर काफ़ी पहले बोल दिया है। आज क्या है, क्योंकि विश्व शांति बहुत अनिवार्य हो गई है, ऐसे ऐसे हथियार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्तित्व में आ चुके हैं कि थोड़ी सी भी गलती क्या है, संपूर्ण विश्व का क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो इसलिए सिर्फ ये कह देना कि युद्ध आरंभ होते ही राजनीतिक कार्य बंद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं गलत अवधारणा होगी मेरे हिसाब से। क्यों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है, आज इस अवधारणा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। पामर और पार्किंस के विचार से राजनीतिज्ञों का कार्य देश की रक्षा करना है, अतः युद्ध पार्किंस ने भी स्वतः ही उसकी पुष्टि कर दी है, बल्कि उस समय वे सैनिक कार्यों में क्या है, सहयोग देते हैं। इस प्रकार युद्ध काल में राजनयिकों का कार्य रुकता नहीं, बल्कि उनके कार्यों का क्या है, रूप बदल जाता है। युद्ध काल में राजनय का कार्य अधिक बढ़ जाता है। पिछले दो विश्व युद्ध की घटनाओं का अगर अवलोकन किया जाए तो यह बात स्पष्ट होती है कि राजनय का स्वरूप समझने के लिए क्या है, यह उपयोगी है कि विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं राजनीति से उसके संबंध तथा अंतर का क्या है, अध्ययन किया जाए। तो इन सभी बिंदुओं को तो हम नहीं देखेंगे, पर कम से कम राजनय या कूटनीति और विदेश नीति में क्या अंतर है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने की विधि क्या है, नीति है। यह आंतरिक अथवा बाहरी कैसी भी हो सकती है। आंतरिक नीति गृह कार्यों से संबंधित होती है, जबकि विदेश नीति क्या है, राष्ट्र के बाहर क्या है, व्यवस्थाओं से संबंधित होती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय क्या है, दो अलग अलग मंत्रालय होते हैं। विदेश नीति और राजनय राजनीति के वे पहिए हैं जिनकी सहायता से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलती है। किसी राष्ट्र द्वारा अन्य राज्यों के संदर्भ में अपने ध्येयों की पूर्ति ही क्या है, विदेश नीति है। विदेश नीति क्या है, अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उनकी पूर्ति करना दूसरे राष्ट्रों के भीतर भी, इसी को विदेश नीति। अगर राष्ट्रीय हित आपके पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि आप क्या है, एक अच्छी विदेश नीति का निर्वहन कर रहे हैं। अतः विदेश नीति का अर्थ राज्य के उस व्यवहार के रूप में लिया जा सकता है जिसके माध्यम से क्या है, राज्य अपने हितों की पूर्ति करते हैं। अर्वाचीन युग में तो चलिए आप में से देखते हैं कितने सक्रिय रूप से आप सुन रहे हैं। अर्वाचीन का अर्थ बताइए, जितने साथी अभी जुड़े हुए हैं, अर्वाचीन का अर्थ बताइए। जब तक मैं आगे बढ़ाता हूं आप अर्वाचीन का अर्थ बताइए। अर्वाचीन युग में कोई राज्य अपने आप में पार्थक्य की नीति अपनाकर अलग रह सके, यह सर्वथा क्या है, असंभव है। विदेश नीति का निर्माण बहुत सोच समझकर किया जाता है, क्योंकि इसी के सही निर्णय पर ही क्या है, राज्य का भविष्य
निर्भर करता है। अगर आपकी विदेश नीति गलत है तो आपका राष्ट्र क्या है, विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। विदेश नीति के निर्माण में राज्य को कई तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है। उसको जब हमने विदेश नीति के तत्व पढ़े थे तो हमने देखा था किन किन तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है। एक उदाहरण है, ब्रिटेन व जापान की विदेश नीति अपनी भौगोलिक स्थिति से गहरे रूप से क्या है, प्रभावित रही है। राज्यों के प्राकृतिक स्रोत अथवा उनका सामरिक महत्व आदि राज्य की विदेश नीति को क्या है, प्रभावित करते हैं। अविकसित राज्य जो विभिन्न शक्तियों से सहायता प्राप्त करते रहते हैं तथा उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, कभी भी क्या है, स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण नहीं कर सकती। किसी देश की सैनिक शक्ति उसकी विदेश प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी, इटली और जापान ने सैनिक शक्ति के कारण ही क्या है, अपने पड़ोसी राज्यों पर हमला किया और विश्व युद्धों का क्या है, आह्वान किया। राज्यों की राजनीति तथा उनकी विदेश नीति का निर्माण देश के राजनेता करते हैं, तो राजदूत इनका क्या है, क्रियान्वयन करते हैं। तो पहला अंतर यहाँ पे आ गया, विदेश नीति का निर्माण राजनेता द्वारा किया जाता है और क्रियान्वयन राजदूतों द्वारा किया जाता है। और जो क्रियान्वयन किया जाता है उसी को क्या है, राजनय कहा जा सकता है। विदेश नीति के निर्धारण में राज्यों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कई दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे राज्य की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आवश्यकताएं, प्राकृतिक स्रोत, प्रतिरक्षा की आवश्यकताएं तथा संधियां। इसके माध्यम से विरोधी अथवा शत्रु पक्ष को शक्तिहीन अथवा मित्र राज्य को और भी अधिक गूढ़ मित्र बनाने का क्या है, प्रयास किया जाता है। विदेश नीति के माध्यम से राज्यों के मध्य संतुलन बनाए रखने अथवा सामूहिक सुरक्षा आदि के कदम उठाए जाते हैं। विदेश नीति का मूल मंत्र है कि शत्रु का शत्रु क्या है, मित्र होता है। और चीन ने क्या है, इसी नीति को अपनाते हुए भारत के शत्रु पाकिस्तान को क्या है, अपना मित्र समझा और उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं और बनाए थे। इसी प्रकार विदेश नीति का उद्देश्य तटस्थ सीमाओं की स्थापना भी है। सीमा के प्रश्न को लेकर राज्यों के मध्य क्या है, सामान्यतः संबंध बिगड़ते रहे हैं। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, रूस चीन आदि देशों के मध्य व्यापार और वाणिज्य आदि के संदर्भ में भी क्या है, विदेश नीति के निर्णय लिए जाते हैं। सत्ता की प्राप्ति के प्रयासों में राज्य कभी कभी अपने स्वतंत्र निर्णय के अधिकार क्या हैं, खो बैठते हैं। राज्य की विदेश नीति के निर्णय उसकी सामरिक स्थिति तथा सैनिक शक्ति पर क्या है, निर्भर करते हैं। राज्य जितना अधिक सशक्त होगा उतनी ही सफल उसका क्या है, राजनय होता है। फ्रेडरिक महान महोदय के अनुसार शक्ति बिना राजनय ठीक वैसा ही है जैसा वाद्य बिना संगीत। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनय उसकी शक्ति के कारण ही क्या है, सफल हुआ है। यदि कोई राज्य निर्बल हो तो वह स्वयं अन्य राज्यों को क्या है, उस देश में हस्तक्षेप अथवा आक्रमण का निमंत्रण देता है। अगर राष्ट्र कमजोर होते हैं तो दूसरा राष्ट्र क्या है, कमजोर राष्ट्र पर हमेशा आक्रमण करने की कोशिश करेगा। तो कहा जा सकता है कि राष्ट्र जब कमजोर होते हैं तो स्वतः ही क्या है, दूसरे राष्ट्र को अपने राष्ट्र में हस्तक्षेप करने का या आक्रमण करने का क्या है, न्योता देते हैं। उदाहरण स्वरूप पोलैंड के विभाजन, इटली का यूरोप की रणस्थली बनना, हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया का विलय तथा चीन का भारत पर आक्रमण राज्यों के शक्तिहीन होने के ही क्या है, कारण संभव हुए थे। नीति निर्माताओं द्वारा अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात राज्य के समक्ष इन उद्देश्यों की प्राप्ति का क्या है, प्रश्न आता है और यही राजनय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यानी कि विदेश नीति के पश्चात ही क्या है, राजनय सक्रिय। अगर राष्ट्र सक्रिय होगा
तो राज्य के समक्ष क्या है, 4 विकल्प होते हैं जिनके आधार पर कोई राज्य कार्य करता है अगर वो सक्रिय है तो। वो कौन कौन से हैं? पहला है राजनीतिक, जिसे कि हम राजनय कहते हैं, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सैनिक। राजनय, राजनीतिक का अर्थ है राजनय, यानी कि जब आप क्या है, वार्ताओं के माध्यम से एक दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों को स्थापित करना चाह रहे हैं। आर्थिक, यह भी वार्ताओं के माध्यम से होगा। मनोवैज्ञानिक, इसमें थोड़ी सी कूटनीति भी मिल जाती है। तथा सैनिक क्या है, सैनिक संबंधों का प्रयोग तब होता है जब आप शत्रु की स्थिति में आ जाते हैं, या मित्रता की स्थिति में भी आ सकते हैं जब किसी शत्रु के प्रयोग क्या है, सैन्य शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। समय और परिस्थितियों अनुसार क्या है, राज्य इनमें से कोई भी एक विकल्प अपना सकता है और इस समस्त जो ये आधार हैं इनका एक साथ भी क्या है, प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो निष्क्रियता अगर कोई राष्ट्र अपना रहा है, निष्क्रिय नीति को अपना रहा है, तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में किसी भी राज्य के लिए क्या है, घातक सिद्ध हो सकती है। राज्य प्रायः राजनय के मार्ग का ही क्या है, उपयोग करते हैं। विदेश नीति का उद्देश्य मित्र राज्यों के साथ संबंधों के अधिक प्रगाढ़ और शत्रु पक्ष को निष्क्रिय बनाना होता है, यानी कि मित्रों की अधिकाधिक मित्रों से और अधिक मित्रता बढ़ाना, और जो शत्रु हैं उनको उनसे भी मित्रता करने की कोशिश करना ही क्या है, राजनय का लक्ष्य होता है। अच्छा, विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति का सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण साधन है, क्या है, राजनय है। ठीक है, वास्तव में विदेश नीति ही राजनय का क्या है, कौशल है। किसी भी विदेश नीति का निर्माण इन अधिकारियों का कार्य है जो राजनय से जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरे देशों के संदर्भ में इनका क्रियान्वयन राजदूतों का कार्य है। आज के जटिल युग में तकनीकी की दृष्टि से भले ही विदेश विभाग अकेला ही विदेश नीति का निर्माता माना जाता हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजदूत भी इसके निर्माण में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका का क्या है, निर्वहन करते हैं। राजदूत की गतिविधियां उसके देश की विदेश नीति पर आधारित रहती है। यद्यपि यह सत्य है कि राजदूत इसके संचालन में क्या है, स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि एक राजदूत वैसा ही निर्णय ले सकता है जैसे कि उसके राष्ट्र के राजनेताओं द्वारा उसे कहने के लिए कहा गया हो। विदेश नीति और राजनय एक दूसरे के पर्याय नहीं है। कुछ विद्वान इनका एक दूसरे के स्थान पर बंधन मुक्त प्रयोग करते हैं। बंधन मुक्त प्रयोग का अर्थ है कि कुछ विद्वान क्या हैं, विदेश नीति और राजनय को क्या है, एक ही मान लेते हैं, जबकि इनमें क्या है, पर्याप्त अंतर हैं। उन अंतरों को हमने अभी देखा। विदेश नीति में राष्ट्रों के हितों की रक्षा, उनके मध्य संबंधों की स्थापना तथा इन्हें बनाए रखने के प्रयास क्या हैं, सम्मिलित है। J.R. चाइल्ड्स के अनुसार किसी भी देश की विदेश नीति उसके वैदेशिक कार्यान्वित की जा सकती है। और सर चार्ल्स वैक्स्टर के शब्दों में, नीति की सबसे अधिक धारणाएं भी व्यर्थ है यदि उनको क्रिया रूप में परिवर्तित करने के साधन नहीं हो। और ये साधन का कार्य कौन करते हैं, राजनय करते हैं। तो हमने देखा विदेश नीति और राजनय में क्या अंतर हैं और क्या क्या समानताएं हैं। उसके पश्चात राजनय के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, प्राचीन समय से लेकर अब तक राजनय के कौन कौन से स्वरूप हमको देखने को अस्तित्व में मिले हैं, इसका अध्ययन हम कल करेंगे, क्योंकि अभी का समय काफ़ी हो चुका है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।